ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। आज लास्ट क्लास हम लोग प्रोबेबिलिटी में पढ़ लिए थे उसका थ्योरी जो है, और कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज कुछ और क्वेश्चन करते हैं और कुछ नया टाइप का क्वेश्चन हम उसमें देखेंगे। नया टाइप का क्या, जो परमुटेशन है उसी का ऊपर बेस होकर क्वेश्चन सब रहेगा और क्या। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। क्या है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 मंडेज। ये क्वेश्चन जो देखते हो ना, ये क्वेश्चन मेरे को लगता है कि हर कोई किया होगा। क्लास 9-10 में ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर था, हमेशा ये हर मतलब क्या बुक में रहता है ये क्वेश्चन, है ना। आसान सा क्वेश्चन भी है। ऑलराइट, तो बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 मंडेज इन ए। फर्स्ट बिट बोला है नॉन लीप, सेकंड बिट बोला है लीप ईयर। ठीक है, तो चलो पता करते हैं कि 53 संडे आने का क्या पॉसिबिलिटी है। ओके, अगर नॉन लीप ईयर में हम देखेंगे और फिर लीप ईयर में देखेंगे तो क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो पहले नॉन लीप ईयर में देखते हैं। बीटे नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर में हमारा नंबर ऑफ डेज होता है कितना, 365। नॉन लीप ईयर में 365 डेज होता है। 365 डेज में हमारा 52 वीक्स तो खत्म हो ही जाएगा। 52 वीक्स खत्म हो जाएगा मतलब इसमें हम पूरा सर्टेन है, श्योर है कि 52 क्या है, संडेज या मंडेज या ट्यूसडे जो भी है वो आने वाला है। दैट इज 100% श्योर। बट वन डे जो लेफ्ट हो गया, वो वन डे में संडे आएगा कि नहीं हमको पता नहीं है। तो उस वन डे का ही खेल सब है। तो वन डे में अगर मंडे आ गया तो हम बोलेंगे 53 मंडेज, और वन डे में अगर वो मंडे आया नहीं तो हम बोलेंगे 53 मंडेज नहीं है। ठीक है, तो वो जो वन डे हमारा क्या हो सकता है, मतलब हम 365 डेज के बारे में बहुत सारे डिस्कशन नहीं कर सकते। हम खाली वही वन डे जो बच गया उसके बारे में ही डिस्कशन करेंगे, क्योंकि 52 वीक्स तो 100% आना ही है। तो जो एक दिन बच गया उसके बारे में ही खाली डिस्कशन करेंगे। तो उसके बारे में अगर डिस्कशन करेंगे तो हमारे जो सैंपल स्पेस आना है वो क्या हो सकता है, संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ओके, these are the days that is possible। 1 2 3 4 5 6 6 कौन सा छूट गया, संडे मंडे ट्यूसडे छूट गया। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। सो these are the days those are possible for that one day which is left। तो हमको चाहिए इवेंट क्या, मंडे का। तो हम जो इवेंट में हम क्या करते हैं, ऑल द फेवरेबल केसेस ही लेते हैं। तो इसमें जितने सारे फेवरेबल केसेस है वो हम डिस्कस करेंगे और सर लेंगे इसका अंदर में। तो फेवरेबल केसेस बोलने से क्या आता है, ओनली वन केस इज कमिंग। हमको मंडे चाहिए एंड आई कैन सी कि सैंपल स्पेस में मंडे एक ही बार है, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का हो गया वैल्यू कितना, 1/7। ओके, ये खाली काफी सिंपल क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट सारे बुक में देता है क्लास 9-10 तक। ओके ना, चलो ये बिट ए खत्म। अब बिट बी देखते हैं। बिट बी देखते हैं। बिट बी बोला है हमको क्या, लीप ईयर। अच्छा, लीप ईयर का अगर हम बात करेंगे, लीप ईयर में होता है 366 डेज। 366 डेज ये होता है लीप ईयर में। ऑलराइट, और इसमें हम आफ्टर 52 वीक्स वन डे विल बी लेफ्ट। यू कैन राइट देयर आफ्टर 52 weeks one day will be left। one day is left। तो यहाँ पे after 52 weeks, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि after 52 weeks, 52 weeks का बाद हमारा 2 दिन बच जाएगा। 2 days are left। 2 days are left। ओके, तो फिर यहाँ पे हमारा सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा, तो वो 2 दिन क्या हो सकता है। तो वो दिन ऑफकोर्स हो सकता है क्या, संडे या मंडे, ऐसा हो सकता है। मतलब 2 तो लगातार दिन ही तो आएगा, तो संडे मंडे हो सकता है, या फिर मंडे ट्यूसडे हो सकता है, या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है। ऑलराइट, लाइक दैट, ट्यूसडे वेडनेसडे, देन you are getting Wednesday Thursday, then you have Thursday Friday,
है ना। उसके बाद क्या हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे, और उसके साथ हमारा सैटरडे संडे आ सकता है। मतलब यहाँ पे भी एक्चुअली हम देखेंगे तो हमारे पास 7 पॉसिबल केसेस आ रहा है। यहाँ पे भी हमारा 7 पॉसिबल केसेस आ रहा है, यहाँ पे भी हम लोग का पास 7 पॉसिबल केसेस आ रहा है। संडे मंडे ट्यूसडे, ऐसे संडे मंडे मंडे ट्यूसडे एक्सेप्ट एक्सेप्ट। अब हमको जो चाहिए वो देखते हैं कैसे निकलता है। हमको चाहिए क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल केस बोलने से क्या चाहिए हमको, मंडे चाहिए। ओके, मंडे यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा जगह में है। तो हम देख सकते हैं कि मंडे यहाँ पे एक बार है और यहाँ पे एक बार है। मतलब हम अगर इवेंट का बात करेंगे तो इवेंट में हम क्या लिख सकते हैं, इवेंट में संडे मंडे, we can write that because we are always taking the favorable cases in event, या फिर मंडे ट्यूसडे। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है। क्लियर ना इतना? तो फिर हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना होगा, ई का प्रोबेबिलिटी अभी कितना होगा देख सकते हैं। ऑलराइट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विल बी, probability of E is equal to 2/7। All of you got it? तो मतलब नॉन लीप ईयर में 53 मंडे का प्रोबेबिलिटी होता है 1/7, जबकि लीप ईयर में 53 संडे का प्रोबेबिलिटी होता है 2/7। गॉट इट ना? चलो फिर हम लोग अगला क्वेश्चन में जाते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन में जाते हैं, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन, जरा देख लो क्वेश्चन क्या बोला है। What is the probability that in a group of 3 people at least 2 have the same birthday, assuming it to be non-leap year? तो एक नॉन लीप ईयर है, ऑलराइट। नॉन लीप ईयर में ऐसा क्या है कि 2 पर्सन का, एटलीस्ट 2 पर्सन का सेम बर्थडे होगा, मतलब सेम दिन में बर्थ होगा। ओके ना? तो इसमें एटलीस्ट 2 बोला है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 2 पर्सन का सेम बर्थडे निकाल लेंगे, फिर 3 पर्सन का सेम बर्थडे निकाल लेंगे, फिर उसमें से हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा झंझट वाला काम हो गया कि जो 2 पर्सन वाला सेम बर्थडे होता है उसमें भी हमको 3 केस लेना पड़ेगा। 3 पर्सन को लेना पड़ेगा, ए बी सी नाम लेना पड़ेगा, फिर हम बोलेंगे कि ए और बी में क्या है बर्थडे का, सेम बर्थडे में क्या होगा, ए एंड सी में, बी एंड सी में। उसके बाद हम लोग 3 दिन का बर्थडे सेम है वो निकालेंगे, एंड एक्सेप्ट। काफी सारे काम हमको करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि बेटर है हम क्या करेंगे, सेम बर्थडे नहीं है, किसी का भी बर्थडे सेम नहीं है। मतलब अगर पहला पर्सन का बर्थडे कोई एक दिन में हुआ, दूसरा पर्सन का बर्थडे कोई और दिन में हो जाएगा, तीसरा किसी और दिन में हो जाएगा, हमारा 365 दिन से। तो अगर ये मिल गया तो हम निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, ईडास का कॉन्सेप्ट लेके हम निकाल लेंगे। ठीक है कि नहीं? अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सैंपल स्पेस कितना होने वाला है। ये इवेंट में हमारा सैंपल स्पेस कितना होने वाला है। यहाँ पे देखो रिपीटेशन वाला चीज आ जा रहा है। पहला पर्सन एनी ऑफ द 365 डेज में हो सकता है उसका बर्थडे होगा। दूसरा पर्सन का बर्थडे अगेन एनी ऑफ द 365 डेज में हो सकता है कि नहीं? और तीसरा पर्सन का भी बर्थडे एनी ऑफ द 365 डेज में हो सकता है। इसका मतलब 365 इंटू 365 इंटू 365, या फिर हम ऐसा बोल दे कि 365 टू द पावर 3 हो गया द सैंपल स्पेस। क्या सबको समझ में आया? सैंपल स्पेस 365 टू द पावर 3 हो रहा है। यस सर, यस। तो पहले उसको लिख लेते हैं, है ना? पहले उसको लिख लेते हैं। बिट एक ही बिट है ना? ईच ऑफ द पर्सन कैन टेक पार्ट, each of the person can take part in any of the 365 days. Therefore, N of P is equal to
365 इंटू 365 इंटू 365। क्या गलती कर चुका हूं रे मैं? एस होगा। हाँ, 365 का होल क्यूब। सो इट इज n ऑफ s। ओके, अब हम देखते हैं इवेंट में क्या बोल रहा है। इवेंट बोला है कि एटलीस्ट two of them have same birthday। बोला है कि एटलीस्ट टू ऑफ देम हैव सेम बर्थडे। तो फिर हम इडस निकाल सकते हैं। नॉन ऑफ देम हैव सेम बर्थडे। नॉन ऑफ देम हैव सेम बर्थडे। तो आई होप समझ में आया ये पॉइंट। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि क्या होता है कि अगर हमारे पास क्या बोलते हैं उसको एटलीस्ट या एटमोस्ट का केस आता है जहां पे हम बहुत सारे केस कंसीडर करना पड़ता है हमको, वो केस में हम अलग उपाय का यूज करते हैं। वो अलग उपाय का क्या यूज करते हैं? वो केस में हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं ईडास का कंसेप्ट। तो उससे होता है क्या, इसमें कम नंबर ऑफ एलिमेंट निकलता है, या फिर आसानी से हम निकाल सकते हैं इसको। फिर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश का कंसेप्ट कर लेके हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल देते हैं। यस और नो? तो लेट अस सी ना। अब ई डैश अगर हमारा इतना हो गया, एन ऑफ ई ई डैश का वैल्यू क्या होता है? एन ऑफ ई डैश का वैल्यू क्या होता है? जरा सोचो, आराम से बताना है हमको, है ना। एन ऑफ ई डैश क्या होगा? तीनों का बर्थडे अलग अलग दिन है। चलो हम पहला पर्सन का बारे में सोचते हैं। फर्स्ट पर्सन कैन टेक बर्थ इन एनी ऑफ द 365 डेज। ओके, एक दिन तो उसको मिल गया, मान लेते जनवरी 1। अब दूसरा पर्सन के लिए और जनवरी 1 बचा नहीं है, तो दैट मीन्स he can take part in any of the rest 364 days. Are you getting my point? And Yes. similarly, the third person can take part in any of the 363 days. इसका मतलब है कि n of etas हो गया हमारा 365 ओके into 364 into 363. Are you getting all of you? This is n of e dash। क्योंकि अलग अलग बर्थडे हो गया तो ये आ गया हमारा केस। तो फिर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश हम निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश हो गया 365 into 364 into 363 होल डिवाइडेड बाय 365 टू द पावर 3, या फिर मैं इसको लिख लूं 364 into 365, 363 you can say divided by 365 का क्यूब। समझ में आएगा सबको? तो सॉरी स्क्वायर, 365 का स्क्वायर, एक तो कट गया तो 365 का स्क्वायर। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ पी लिख सकते हैं। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ पी होता है क्या, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश। तो अगर हम उसको लिखेंगे तो यू विल गेटिंग 1 माइनस 364 into 363 divided by 365 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑल ऑफ यू गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो वेरी गुड। तो फिर हम अगला क्वेश्चन में जाते हैं। ये क्वेश्चन सब हम कर रहे हैं, हमारा लॉजिक खाली उसमें बढ़ रहा है कि हाँ कैसे कैसे इसमें सोचना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है। अगला क्वेश्चन हमको बोला क्या है कि find the probability that the birthday of 6 different person will fall in 2 calendar months. Okay, find the probability that the birthday of 6 different persons will fall on the same calendar month. अब सपोज हम ऐसा बोलते हैं कि चलो पहले हम सैंपल स्पेस के बारे में सोचते हैं। सैंपल स्पेस क्या होता है? बर्थ
ओके, पर्सन बात किया है। और अभी जो हमको बोला है कि मंथ का बारे में बोला है, इसका पिछला क्वेश्चन में हमको डेज का बारे में बोला था। ओके, अभी हमको मंथ का बारे में बोला है। तो मेरे को जो है बता दो कि हमारा जो है सैंपल स्पेस कितना आने वाला है। तो पहला पर्सन जो है कितना, 12 to the power 6, ठीक है। फर्स्ट पर्सन कैन टेक बार्थ इन 12 ways, 12 months, सेकेंड भी 12, थर्ड भी 12, फोर्थ भी 12, तो ये हो गया 12 into 12 into 12, 6 टाइम्स हो गया। ओके, तो हम उसको लिख सकते हैं each person can take part in any of the 12 months, any of the 12 months. ओके, therefore n of s जो हो गया हमारा कितना आ जाएगा, 12 to the power 6। अभी हम लोग e में आ जाते हैं। e बोला है क्या, fall in 2 calendar months, birthday will fall in 2 calendar months। ओके, तो अब प्रॉब्लम ये हो गया कि वो 2 कैलेंडर मंथ हमको पता नहीं है, व्हाट आर दोज मंथ्स। तो सबसे पहले हमारा काम है कि कौन सा 2 महीने का बारे में बात कर रहा है उसके बारे में समझेंगे। कौन सा 2 महीने का बारे में बात कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 12C2A में हम 2 महीना को चूज करेंगे। जैसे हम सोच लिए कि जनवरी फरवरी का बात कर रहा है, या फिर जनवरी मार्च का बात कर रहा है, या फिर फरवरी अप्रैल का बात कर रहा है, या फिर फरवरी जून का बात कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो लाइक दैट आई कैन सिलेक्ट 2 months in 12C2 ways। चलो, अब हमारे पास 2 महीना हो गया, हमारे पास 2 महीना आ चुका है। लेट अस से कि हम जनवरी और फरवरी का बात कर रहे हैं, जनवरी और फरवरी का बात कर रहे हैं। अब बोला क्या है क्वेश्चन में कि वो जो 6 पर्सन से दे विल टेक पार्ट इन दीज 2 कैलेंडर मंथ्स। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि पहला पर्सन एनी ऑफ द 2 मंथ्स में, सेकेंड पर्सन एनी ऑफ द 2 मंथ्स में, थर्ड पर्सन एनी ऑफ द 2 मंथ में टेक पार्ट कर सकता है। तो इसी हिसाब से 2 to the power 6 वे हो गया। तो दिस आर द वेज इन व्हिच द पर्सन्स कैन टेक पार्ट इन दीज 2 कैलेंडर ईयर्स। जिसमें एक दिक्कत है, व्हाट इज इट, हम जब ले रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन इन एनी ऑफ द 2 मंथ्स, सेकेंड पर्सन इन एनी ऑफ द 2 मंथ्स, तो इस हिसाब से हम ले रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि सारे का सारे पर्सन्स इसमें, क्योंकि मैं एनी ऑफ द 2 मंथ ले रहा हूं, तो उसमें हो सकता है कि सारे का सारे पर्सन इसमें आ गए हैं, मतलब जनवरी में टेक बर्थ। ओके, जनवरी के उनका बर्थडे है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सारे का सारे फरवरी में बर्थडे है। तो फिर ये 2 केस हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा यहाँ पे। अब मैं श्योर हो गया कि ऐसा नहीं है कि कोई भी सारे का सारे पर्सन्स इस मंथ में बर्थडे उनका है, या फिर सारे का सारे पर्सन का इस मंथ में बर्थडे है। ये बात समझ में आया कि नहीं? Each of the 6 persons can take part in these or this। तो 2 to the power 6 हम लिख लिए। हम लिख रहे कि दिस और दिस, तो ऐसा दिस और दिस में ऐसा हो सकता है कि सारे का सारे इसमें एक बार हो सकता है बर्थडे उनका है, या फिर सारे का सारे का बर्थडे यहाँ पे हो सकता है। तो ये 2 केस हमको हटाना पड़ेगा। तो मैं बात क्या कर रहा हूं कि जनवरी फरवरी के लिए हमारा इतना वे हो गया। अगर मैं जनवरी मार्च लूंगा तो भी इतना वे होगा, जनवरी अप्रैल लूंगा तो भी इतना वे होगा, और फरवरी अप्रैल लूंगा तो भी इतना वे होगा। अब मैं इतने, ये जो जनवरी फरवरी जनवरी मार्च ये सब बोल रहा हूं, ये कितने बार है वो लिखा हुआ यहाँ पे। सो each of that possibility will give this is the number of ways। तो हम क्या कर सकते हैं, 12C2 into 2 to the power 6 minus 2। All of you got it? Yes sir। Yes। चलो तो लिखते हैं
ऑलराइट, तो एन और पी क्या हो गया, एन और पी हो गया क्या, नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 2 months, number of selection of 2 months into, okay, number of which the 6 persons can take part in these 2 calendar months, in these 2 months हम बोल सकते हैं, is equal to 12C2 into 2 to the power 6 minus 2, okay, minus 2 is because there are 2 cases, there are only 2 cases when all 6 persons birthday may fall on same month। जो मेरे को बता दो, अगर समझ में आया तो मेरे को ये बात बता दो कि अगर मेरा क्वेश्चन ये होगा, हल्का सा मैं चेंज करके क्वेश्चन को देता हूँ। सोच लो कि मैं क्वेश्चन ऐसे दे रहा हूँ कि यहाँ पे 2 कैलेंडर का मंथ का बजाय 3 कैलेंडर मंथ देता हूँ। अगर मैं 2 कैलेंडर मंथ का बजाय 3 कैलेंडर मंथ देता हूँ तो क्या हो सकता है आंसर? 3 to the 6 minus 3। 3 to the 6 minus 3, 12C3 आएगा, पहले 3 महीना चूज कर लिया, फिर एनी ऑफ द पर्सन के टेक बर्थ इन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वीक, लाइक दैट, ऐसे करके 3 to the power 6 हो गया, माइनस 3 उसमें कर दोगे तो यू विल गेट द आंसर। तो ये हमारा हो गया एन ऑफ पी। तो अब एन ऑफ पी भी निकल गया, एन ऑफ एस भी निकल गया, तो प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इज इक्वल टू 12C2 into 2 to the power 6 minus 2 whole divided by 12 to the power 6। ओके, ये क्वेश्चन सबको समझ में आया ना? Yes sir। Yes sir। ओके, दिखाई दे रहा सबको? Yes Yes sir। चलो Yes sir। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि 12 balls are to be distributed in 4 boxes। 12 balls are to be distributed in 4 boxes। Find the probability that the first box contains 3 balls। फर्स्ट बॉक्स का बारे में बोला है कि 3 ठो बॉल उसमें आएगा। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ का बारे में कुछ बोला नहीं है, मतलब उनमें आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ऐसे कुछ नहीं है। तो ये हमारा 4 ठो बॉक्स है, 1 2 3 और 4। यहाँ पे हमारा 4 ठो बॉक्स है। ये 4 बॉक्स का अंदर ही हमको लाना है, ये बॉल सबको रखना है, जिसमें से कि ये हमारा फर्स्ट बॉल है जिसका पर कुछ रेस्ट्रिक्शन है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हो सकता है बॉल आएगा, हो सकता है नहीं आएगा, ऐसे भी हो सकता है। तो हमको बोला है कि ये 12 बॉल में से फर्स्ट डे में 3 ठो बॉल आएगा, जो हम जानते हैं ये 100% होने वाला है। ओके, और बाकी उनका बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये सोच के बता दो कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है ये नहीं है, ये हमारा एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये तो इवेंट है, ये हमारा इवेंट है। एक्सपेरिमेंट क्या है कि हमको 12 बॉल्स को डालना है 4 ठो बॉक्स में। तो हम सोचेंगे कि पहला बॉल किस में डालेंगे, दूसरा बॉल किस में डालेंगे, तीसरा किस में डालेंगे और चौथा किस में डालेंगे। दैट इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द सिंपल स्पेस, बिकॉज़ द एक्सपेरिमेंट इज लाइक दिस। तो फर्स्ट बॉल को हम डाल सकते हैं ऑफ कोर्स हाउ मेनी वेज, 4 वेज। 4 ways। सेकेंड बॉल को भी 4 वेज, थर्ड बॉल को भी 4 वेज। सो ऑल ईच ऑफ द बॉल्स कैन बी पुट इनटू 4 बॉक्सेस इन 4 वेज। सो एन ऑफ एस का वैल्यू मेरे को लगता है हो रहा है 4 to the power 12, 4 into 4 into 4 ऐसे करके 4 to the power 12। सो लेट अस राइट दैट वन फर्स्ट, फिर इसका बारे में सोचेंगे, है ना। लिखो
each of 12 balls can be put in 4 boxes in 4 ways. Therefore, n of s हो गया हमारा कितना 4 to the power 12। फिर हम लोग ई में आ जाते हैं इवेंट में। इवेंट बोला क्या है, फर्स्ट बॉक्स कंटेन्स 3 balls। फर्स्ट बॉक्स कंटेन्स 3 balls। फर्स्ट बॉक्स जो है उसमें 3 बॉल आना है। तो 3 बॉल कहां से आएगा, ये 12 बॉल से ही 3 बॉल आएगा। तब कौन सा बॉल, उसको तो कोई मार्किंग नहीं किया गया कि ये बॉल आएगा, ये बॉल आएगा, ये बॉल आएगा। तो पहले से हम क्या करेंगे, इसमें जो 3 बॉल आना है उसको निकाल लेंगे उसमें से। एंड आउट ऑफ 12 balls 3 balls कैन बी सिलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज, 12C3। मतलब हम ऐसा करेंगे, फर्स्ट ऐसे करेंगे 3 balls will be selected to put in first box. 3 balls will be selected to put in first box, and then the rest balls are to put in remaining boxes in fact। ओके, तो मेरे को एन ऑफ ई बता दो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक वर्ड लग गया, क्या एंड लग गया है ना। तो एंड मतलब इनटू होगा। तो पहले तो 3 बॉक्स जो इसमें डालना है वो निकाल लो, फिर बाकी को हमको सजाना है। तो पहला 3 बॉल जो आएगा, आई थिंक इट इज कमिंग इन 12C3 वेज। ओके, तो अगर उस बॉल सब में नंबरिंग कर दिया 1 से लेकर 12, तो 1 2 3 आ सकता है, 1 2 4 आ सकता है, 2 5 8 आ सकता है, और उनको हम डाल सकते हैं बैग नंबर 1 में। सो ये वेज हो गया बैग नंबर 1 को फिलअप करने का। अब हम बैग नंबर 2 3 4 को फिलअप नहीं, मतलब 3 तो बॉल को रखने का फर्स्ट बैग में। बाकी हो गया अभी हमारे पास 9 बॉल बचा है। तो 9 बॉल जो बचा है उसमें से फर्स्ट बॉल को हम कितना पाई में डाल सकते हैं, सेकेंड को भी 3, थर्ड को भी 3, फोर्थ को भी 3। मतलब ईच ऑफ द रिमेनिंग बॉल्स कैन पुट इन द बॉक्सेस इन 3 वेज। तो 3 to the power 9 आया समझ में सबको? Yes sir। Therefore, probability of E is equal to alright, कितना हो जाएगा 12C3 into 3 to the power 9 divided by it is 4 to the power 12। ये जो मैं सवाल बोल रहा हूँ ना, ये सवाल सारे परमुटेशन में हो सकता है। मतलब ये सब परमुटेशन का भी क्वेश्चन हो सकता है ना। परमुटेशन में बोल सकता है कि हम 12 बॉक्स को कैसे रखेंगे, in how many of these selection, or if how many of these groups, फिर these distribution first box contains 3 balls। तो ये हो सकता है परमुटेशन में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अच्छा, a bag contains 50 balls numbered from 1 to 50। if 5 balls are drawn and arranged in ascending order, find the probability that the middle number is 30। तो हमको बोला है कि there are 50 balls, हमारे पास 50 balls है, उनको हम क्या किए हैं ascending order, उनमें से 5 बॉल सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। इसका आगे जो बोला है वो एक्सपेरिमेंट नहीं है। एक्सपेरिमेंट यही है कि हमारे पास 50 बॉल से उसमें से हम 5 बॉल ला के उनको क्या कर रहे हैं बताओ, सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें से। तो दिस कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज। अगर हमारे पास 50 बॉल से उसमें से हम 5 बॉल ला के
सिलेक्ट 5 बॉल्स लाएंगे तो 5 बॉल को हम कितना पाई में ड्रॉ कर सकते हैं? वी कैन डू इट, हाँ ये हो जाएगा 50C5 खत्म। ये यहाँ पे हमारा एन ऑफ एस का खेल खत्म हो गया। फिर आ गया हमारा एन ऑफ ई। ओके, एन ऑफ ई के लिए हम देखते हैं कि ई क्या है। ई बोला है कि वो जो 5 नंबर में से बीच वाला नंबर 30 है। जैसे मान लेते हैं हम वो 5 नंबर को लिख रहे हैं ऐसा कि x1 है ना, x2, x3, x4 और x5, ये 5 नंबर हम लिख रहे हैं। x1, x2, x3, x4, x5, these are the 5 numbers out of which ये नंबर का बारे में मेरे को पूरा आइडिया है कि ये जो नंबर है ये नंबर हमारा 30 है, ये मेरे को पता है। पहला ये कंडीशन पता है कि ये वाला नंबर 30 है, और दूसरा ये नंबर ये भी चीज पता है कि ये सब जो देख रहे हो हम, इससे ये बड़ा होगा, इससे ये बड़ा होगा, इससे ये बड़ा होगा, इससे ये बड़ा होगा, तो ये हमको पता है। इसका मतलब है कि इधर जो भी नंबर होगा वो 30 से कम होगा और उधर जो भी नंबर होगा वो 30 से ज्यादा होगा। आर यू गेटिंग इट ना? इधर जो भी नंबर होगा 30 से कम, उधर जो भी नंबर 30 से ज्यादा। तो एक्चुअली में मेरे को बोल दिया है कि कुछ रिस्ट्रिक्शन डाल दिया या फिर कुछ कंडीशन डाल दिया बाकी इवेंट लेने के लिए, मतलब ये इवेंट सिलेक्ट करने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन या फिर हमको एक कोई कंडीशन डाल दिया। तो हमको अभी यार 5 बॉल सिलेक्ट करना नहीं है, हमको अभी यार 5 बॉल सिलेक्ट करना है नहीं, क्योंकि उसमें से एक तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो उसका बारे में हम सोचेंगे नहीं। हम इधर का बारे में सोचेंगे, उधर का बारे में सोचेंगे, 30 से इधर जो है उसका बारे में सोचेंगे और 30 से उधर जो है उसका बारे में सोचेंगे। देन वी विल सी हाउ मेनी केसेस वी आर गेटिंग। ओके, तो लिखते हैं उसको और समझते हैं क्या होगा, कैसे निकालेंगे वो। ओके, तो लिखो इवेंट क्या दिया है, पहले तो हमारा एक्सपेरिमेंट क्या दिया लिखते हैं। ऑलराइट, लिखो 5 balls are drawn from 50 balls. Therefore, n of s is equal to 50C5. n of s is equal to 50C5। चलो ये निकल के आ गया। उसके बाद बोला है क्या, ई का बारे में सोचते हैं। द मिडिल बॉल नंबर is 30. Okay, and the balls are in ascending order, and 5 balls are in ascending order. So, to the left of 30, the balls are to be numbered from 1 to 29, and to the right it is from 31 to 50। ओके, तो हमारे पास जो 5 बॉल आ गया, इसमें से ये बॉल हमको पता है कि 30 लिखा है, तो इसका लेफ्ट साइड में जो बॉल है वो होना चाहिए 1 से लेकर 29 का बीच में, और राइट साइड का बॉल जो है वो होना चाहिए 31 से लेकर 50 का बीच में। तो 1 से लेकर 29 का बीच में हमारे पास कितना बॉल है, 29 बॉल से। तो हमको ड्रॉ करना है 1 बॉल, 2 बॉल, तो 29C2 वेज में ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं? Yes sir. ओके, उसके बाद ये 30 तो हमारा रह गया ये इनटू, अब बाकी जो बच गया उसके बाद 20 बॉल्स बच गया। 20 बॉल में से मेरे को 1 बॉल ड्रॉ करना है, सॉरी 2 बॉल ड्रॉ करना है। दिस कैन बी डन इन 20C2 वेज। आई होप सबको समझ में आया वाला पार्ट। Yes sir.
Therefore probability of E हम लिख सकते हैं, तो probability of E is equal to 29C2 into 20C2 divided by 50C2, sorry 50C5. क्लियर है? Yes, sir. चलो Yes, sir. फिर हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या बोला है देखते हैं। अगला सवाल बोला है कि 10,000 lottery tickets are sold, then 10 prizes are given and 10 prizes are given. What is the probability of not getting any prize if you buy one ticket? ओके, हमारे पास 10,000 ठो है ना, 10,000 ठो लॉटरी टिकट बोला है, सोल्ड है या और 10 प्राइजेस आर गिवन। अच्छा, तो हम B10 में आते हैं कि हम क्या किए हैं, 10,000 टिकट में से एक टिकट खरीदे, है ना। 10,000 टिकट से अगर मैं एक टिकट खरीदूंगा तो कितना वेज में वो खरीद सकता हूं? 10,000 हाँ, आउट ऑफ 10,000 tickets, one can be selected, one can be selected, या फिर हम उसको बाय कर सकते, लिख सकते हैं what we bought in 1000 C1, तो ये हमारा N ऑफ S हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हमको ये बोला है कि हम तो टिकट खरीद लिए, 10,000 में से कोई भी खरीद लिए, दिस इज 10,000 C1 हो गया। अब हमको ये बोला है क्वेश्चन में कि बताओ कि वो प्राइस तो हमको मिला नहीं, हम तो टिकट खरीदे, वो प्राइस तो मिला नहीं। अब आप सोचते हैं कि ये कैसा हो सकता है, सिचुएशन क्या है कि 10,000 टिकट्स है, उसमें से एक टिकट खरीदा गया है और उसमें प्राइस मिला नहीं। अच्छा, ये भी बोला है क्वेश्चन में कि उसमें 10 तो प्राइस दिया गया है, इसका मतलब है जो वो टिकट्स है, वो टिकट में से 9,990 टिकट्स में हमारा प्राइजेस है नहीं, है कि नहीं। 9,990 टिकट्स में हमारा प्राइजेस नहीं है और 10 टिकट्स में प्राइजेस था, लेकिन हमको तो चाहिए, जैसे मैं लिख रहा हूं 1000 C1, तो उसमें मेरा क्या होगा बताओ, उसमें होगा क्या, मेरा वन नंबर टिकट नंबर 1 वाला होगा, 2 वाला होगा, 3 वाला होगा, 4 वाला होगा, ऐसे करके 10,000 वाला होगा। उसमें से 10 तो टिकट में नंबर नहीं है, वो मेरा फेवरेबल केस नहीं है। बाकी जो बच गया टिकट्स वही मेरा फेवरेबल केस है, क्योंकि मैं उसी में से लूंगा। हमारा जो प्रोबेबिलिटी वही बोलता है कि इवेंट जो है हमारा फेवरेबल केस क्या होता है। सो यू हैव 9,990 टिकट जिसमें हमारा कोई नंबर मतलब प्राइस नहीं था, तो उसी में से मैं एक तो लिया होऊंगा, इसीलिए मेरे को प्राइस नहीं मिला। ये सुनो, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट, तो ही चीज हमको लेना है इसमें, मतलब फंडा वही है उसमें, लॉजिक। ओके, ये हो गया हमारा क्या, वन टिकट इज बॉट which out of 9,990 tickets which do not contain any price, तो इसीलिए ना मेरे को नहीं मिला। अगर वही उसमें जिसमें प्राइस जो नंबर में था वही टिकट में खरीदा होता तो मेरे को मिल जाता। तो N ऑफ P हो गया हमारा कितना, 9,990 C1। Therefore probability of E हो गया कितना, ये 9,990 by 10,000। अच्छा, मेरे को बताओ, अगर सवाल में चेंज कर देता कि मैं एक टिकट खरीदा और मेरे को प्राइस मिला, तो व्हाट विल बी द आंसर, 10 C1। हाँ, 10 C1
बाय 10,000 C1। अगर मेरे को प्राइस मिला है मतलब वही टिकट से मैं टिकट लिया हूंगा जिसमें प्राइस था। ओके, अब नहीं मिला मतलब उनमें से लिया हूं जिसमें प्राइस नहीं था। तो फर्स्ट बिट तो हो गया। तो आई थिंक सेकंड बिट समझाने का बहुत जरूरत है नहीं, तुम लोग को आ जाएगा। तो हमारे पास बोला कि 10 टिकट खरीदे हैं, तो एन ऑफ एस क्या होगा बताओ? 9,990 C10। 10,000 C10। ओके, एन ऑफ एस हो गया। अब मेरे को एन ऑफ ई बता दो कोई। एन ऑफ ई, एन ऑफ ई बोला है हमको नंबर नहीं, हमको टिकट में प्राइस नहीं मिला, तो व्हाट इज एन ऑफ ई? 9,990 C10। चलो 9990 C10। आई होप सबको समझ में आया। एक क्वेश्चन या समझाऊं एक बार और? समझ में आया। चलो ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा 9990 C10 डिवाइडेड बाय व्हाट इज इट? 10,000 C10। ओके, तो इसमें बिना प्राइस वाला हम बोलिए, प्राइस वाला अगर मिला होता तो हम उसी हिसाब से कंसीडर करते, जिसमें प्राइस था उसमें से ही हम टिकट लिए हैं, यही सोचते। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या बोला है कि देयर आर 4 एनवेलप्स corresponding to 4 letters. If the letters are placed in the envelopes at random, what is the probability that all the letters are not placed in the right envelope? Okay? चलो मेरे को ये बता दो सबसे पहले, अगर हमारे पास 4 ठो एनवेलप है, हमारे पास कितना ठो एनवेलप है? 4 ठो एनवेलप है और 4 ठो लेटर है। मैं क्या कर रहा हूँ? रेंडमली दे रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? रेंडमली लेटर को एनवेलप के अंदर डाल रहा हूँ। So how many ways actually I can put the letters in the envelope? हमारे पास 2 to the power 4, 4 to the power 4। 4 to the power 4 मतलब फर्स्ट लेटर, मतलब ऐसे तो नहीं है। हम क्या करेंगे? चारों, पहला लेटर लेके कोई भी 4 में डाल देंगे, दूसरा लेटर भी कोई भी 4 में डालेंगे क्या? दूसरा लेटर कोई भी 4 में डालेंगे क्या? पहला लेटर हम कोई भी 4 में डाल दिए, ठीक है। दूसरा लेटर भी हम कोई भी 4 में डालेंगे, या बाकी जो चिन्ह बचा है उसमें डालेंगे। बिकॉज आई नो आई हैव 4 लेटर्स, देयर आर 4 एनवेलप्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू 4 लेटर्स, मतलब 4 ठो लेटर है और उनके लिए 4 ठो एनवेलप है। अब मैं देख तो नहीं रहा हूं, मान लेते हैं, मतलब रैंडमली अगर मैं भर रहा हूं, तो पहला लेटर को कोई भी 4 में भर दिया, मतलब मेरा कहने का मतलब है हम सैंपल स्पेस खोज रहे हैं। हम एग्जैक्टली दो चीजें एग्जैक्टली खोजेंगे तो वन वे होगा। भाई पहला लेटर इसका नाम में लिखा है, वो एनवेलप खोजो, उसके अंदर में डालो। दूसरा लेटर इसका नाम में लिखा है, वो एनवेलप खोजो, उसके अंदर में डालो। ये होता है हमारा वन वे ओनली, दिस इज ओनली वन वे, है ना। तो बाकी लेकिन हमें अगर कुछ देख नहीं रहा हूं, एनवेलप पे किसका नाम लिखा है वो मैं नहीं देख रहा हूं, बस लेटर देखा, भर दिया उसके अंदर, फिर दूसरा लेटर लाया, भर दिया इसके अंदर। लेकिन इतना तो नहीं पागल हूं कि पहला लेटर जिसमें भरूंगा दूसरा भी उसमें भरूंगा, है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो कहने का मतलब है कि पहला लेटर 4 में डाल सकता हूं, दूसरा में कोई 3 में डालूंगा, तीसरा कोई 2 में डालूंगा और चौथा कोई 1 में डालूंगा, है ना। मतलब दिस इज द केस। तो हमारा जो सैंपल स्पेस कितना आ सकता है बताओ अभी? 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ठीक है। तो हमारा एन ऑफ एस हो गया 4 फैक्टोरियल। आई होप सबको समझ में आ गया एन ऑफ एस क्या होता है। तो वो थोड़ा अलग था, ये थोड़ा अलग था, थोड़ा सोचना पड़ेगा हमको कि हमको बोला क्या है। क्या ऐसे कर सकता हूं कि मैं फर्स्ट भी किसी में, सेकंड भी किसी में, थर्ड भी किसी में डालूंगा? नहीं, लिखा हुआ है कि कॉरेस्पॉन्डिंग टू 4 लेटर्स है स्टार्ट एनवेलप, तो इसीलिए हम उस हिसाब से डालेंगे। चलो ये काम खत्म हो गया। अब हम अगले आ जाते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि if the letters placed in the envelopes at random, okay, what is the probability that all the letters are not placed in the right place, right envelope? चलो इसका मतलब क्या हो गया कि चारों लेटर्स राइट एनवेलप में नहीं रखा गया है। तो इसमें हमको क्या क्या लेना पड़ेगा? एक लेटर राइट एनवेलप में नहीं गया है, वो देखना पड़ेगा। फिर 2 लेटर राइट एनवेलप में नहीं गया है, वो देखना पड़ेगा। फिर 3 एनवेलप राइट एनवेलप में नहीं गया है, वो देखना पड़ेगा।
और फिर 4 लेटर राइट हैंड पे नहीं गया वो देखना पड़ेगा। तो हमको केसेस बहुत सारे ज्यादा बनाना पड़ रहा है कि नहीं, बहुत सारे ज्यादा केसेस बनाना पड़ रहा है। तो हम ऐसा करते हैं ना, ऑल लेटर्स गो टू करेक्ट प्लेस वो निकाल देते हैं, तो बाकी जो बच जाएगा ऑटोमेटिकली रॉन्ग प्लेस में आ गया होगा, क्योंकि हम जो ये 24 वे लिखे होंगे उसमें तो सब तरीका से अरेंजमेंट है ना, सब लेटर, ये लेटर इसमें 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 गया है, इसमें इसमें इसमें, जैसे मान लेते हैं, मैं बता दे रहा हूं, वैसे ये जो एनवेलप है, ये एनवेलप का नाम है ए बी सी और डी, है ना, ये एनवेलप का नाम ए बी सी डी है, और मान लेते हैं हमारे पास 4 लेटर है, यहाँ पे कुछ लिखा है, ये दूसरा लेटर है, इसमें कुछ लिखा है, ये तीसरा लेटर है, इसमें भी कुछ लिखा है, और ये चौथा लेटर है, इसमें भी कुछ लिखा है। ये लेटर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 1 करेस्पॉन्ड टू ए होगा, 2 करेस्पॉन्ड टू बी होगा, 3 करेस्पॉन्ड टू सी और 4 करेस्पॉन्ड टू डी होगा। तो मेरे को बोले रखो, तो ये लेके इधर रख दिया, 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 मतलब क्या हो गया, ऑल गोज टू करेक्ट प्लेस, सारे गो टू करेक्ट प्लेस हो गया। एंड दैट कैन बी डन हाउ मेनी वेज, ओनली वन वे, 4 वे, No, sir, both one. only one way. All the letters go to correct place can be done only in one ways. ये लेटर इसके पास, ये लेटर इसके पास, ये लेटर इसके पास, ये लेटर इसके पास, only one way. चलो अगर मैं कोई किसी को बच्चा, अब मैं अपने ही बात कर रहा हूं, मान लेते 4 एनवेलप है, मैं 4 लेटर लिखा, अपने बेटा को बोला को जा उसमें भर दो, वो क्या क्या ऐसे भर दिया, 1 2 4 3 ऐसे भर दिया, मतलब वो क्या, सारे तो करेक्ट प्लेस में नहीं भरा, 2 रॉन्ग प्लेस में भर दिया, ये 2 करेक्ट प्लेस में भर दिया, ये 2 रॉन्ग प्लेस में भर दिया, और हो सकता है वो ऐसे भर दिया 1 4 3 2, तो इसमें क्या हो गया, 3 रॉन्ग प्लेस में भर दिया। So like that we have got different cases, 24 of those cases you are getting, जैसे मैं यहाँ पे समझाया ऐसे 24 cases you will get, वो एक तो केस, 2 केस ऐसे करके 24 cases will be there. Out of that 24 cases only one case will arise, जहां पे कि हम जो लेटर अपने अपने जगह में भरा होगा 3 4, this can be done only in one way, and rest of the cases जो भी आएगा उसमें एटलीस्ट एक लेटर तो रॉन्ग प्लेस में गया ही होगा, हाँ या ना बोलो। Yes, sir. तो हम लिख सकते हो, ये हो गया क्या, क्या बोला है, ऑल लेटर्स are not placed in correct place। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, so many cases we have to take, so many cases। तो हम नहीं करेंगे ऐसा, जहां पे भी मैं देखता हूं so many cases आता है वहां पे हम नहीं करेंगे, तो हम वहां पे ईडस का कंसेप्ट लगा देंगे, इसको छोड़ने का बाकी जो बचता है all go to correct place, और ये जो है only once you will get n of e dash is equal to 1, तो n of e dash हो गया, तो probability of e dash में निकल जाएगा 1/24, और probability of e हो जाएगा 1 minus 1/24 which is going to be कितना, 23/24। एक वीडियो में तुम लोग को दूंगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डी अरेंजमेंट प्रिंसिपल। ओके, डी अरेंजमेंट प्रिंसिपल जो परमुटेशन में हमको पढ़ना है, तो उसमें पढ़ना था मतलब, तो उसमें हमको पता चलेगा कि क्या पॉसिबिलिटी है कि ये जो 2 लेटर है, मतलब हम 4 लेटर ये किए, क्या बनाए को पुट किए, तो क्या और कितना नंबर ऑफ टाइम्स हर लेटर, मतलब कोई भी लेटर अपने जगह में नहीं जाएगा, मतलब रॉन्ग प्लेस का, वो जो डी अरेंजमेंट प्रिंसिपल, तो उसको मतलब रॉन्ग प्लेस में कितना लेटर जाएगा उसके बारे में वो फॉर्मूला बताएगा। ओके, इनफैक्ट फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल इनटू 1 माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल, बट डिटेल्स में वो वीडियो से ही पता चलेगा, बेटर होगा वो वीडियो पूरा देखोगे, ठीक है। तो 2 रॉन्ग प्लेस में जाएगा कितना उपाय होगा, 3 रॉन्ग प्लेस में जाएगा कितना उपाय होगा, 4 रॉन्ग प्लेस में जाएगा कितना उपाय होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एनीवे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके,
दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये भी काफी लॉजिकल क्वेश्चन है ना, मतलब सोचना पड़ेगा। यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन में 3 तो सिलेक्शन करने के लिए दिया है, तो हमको लेकिन 3 में से एक्चुअली में 2 सिलेक्ट करना पड़ेगा और एक अपने आप ऑटोमेटिकली आएगा, उसका सिलेक्शन का कोई रास्ता नहीं बचा उसके पास। चलो देखते हैं क्या बोला है। ओके, बोला क्या है कि आउट ऑफ 2n+1 टिकट्स consecutively numbered 3 are drawn at random, find the chance that they are in a P। चांस बोलने से फिर से वही प्रोबेबिलिटी हो गया। ओके, फाइंड द चांस दैट दे आर इन ए P, या मतलब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर इन ए P। वो लोग ए P में है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, चलो सपोज हमको 2n+1 जो है ना, उसका मतलब होता है ऑड। 2n+1 का मतलब होता है ऑड। मैं एक एग्जांपल का हिसाब से पहले समझा रहा हूं, फिर हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन में आएंगे। मान लेते हैं मैं क्या कर रहा हूं, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 तो कंसेक्यूटिव नंबर में ले लिया। These 11 consecutive numbers we have taken now। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें से 3 तो नंबर सिलेक्ट करेंगे। चलो मैं आर्बिट्ररीली सोचता हूं 3 नंबर 1 2 4 2 4 5। ओके, ऐसे 3 नंबर सोच रहा हूं। तो ऐसे 3 नंबर जो सोचूंगा, how many ways I can do it? Actually I can select 3 numbers out of these। in how many ways? Of course 11C3, of course 11C3। ओके, तो लेकिन अब इसमें बोला है कि ऐसा नंबर चुनो, ऐसा 3 नंबर इसमें से सिलेक्ट करो ताकि वो चीज एपी में आ जाए। तो ये तो एपी में नहीं है, ये एपी में नहीं है और ये भी एपी में नहीं है, तो ऐसा नंबर सिलेक्ट करने के लिए नहीं बोला है, हमको बोला कि ऐसा नंबर सिलेक्ट करो जो एपी में आएगा। चलो मैं बता दूं, अगर वो 3 नंबर ए बी सी होता है, मान ले तो 3 नंबर ए बी सी होता है, तो ये एपी में है, इसका मतलब है कि 2b is equal to a plus c। 2b is equal to a plus c। That means a and c has to be selected actually। b का पास कोई रास्ता नहीं है, b ऑटोमेटिकली एक ही वैल्यू आएगा जो a और c से डिसाइड होगा। जैसे मान लेते मैं a ले लिया कितना 2 और b ले लिया 6, a ले लिया 2 और b ले लिया 6, c has to c ले लिया 6, a हो गया 2 और क्या नाम है, a हो गया 2 और c हो गया 6। तो b has to be कंपल्सरीली, इसका पास अपना ऑप्शन नहीं है, ये मजबूरी है इसका कि ये जो है 4 ही आएगा। yes or no? Yes, sir. That means we are actually not selecting B। B depends upon A and C। So अगर मैं A और C सिलेक्ट कर दूंगा तो B ऑटोमेटिकली एक ही नंबर होगा, उसके पास सिलेक्शन का रास्ता नहीं है। और मेरा A और C सिलेक्शन करने का भी एक रिस्ट्रिक्शन आता है। मैं बोलूंगा कि मैं A को ले लूंगा 1 और C को ले लूंगा 6, A को ले लूंगा 1, C को ले लूंगा 6, हो नहीं सकता। I cannot take like this because this has to be even number। 2b is equal to a plus c, मतलब a और c मेरे को ऐसे चुनना है कि हमको इवन नंबर मिले, दोनों का सम जो है वो इवन नंबर मिले। So what I'll do, I have to think कि मैं इसमें से क्या क्या नंबर लूं ताकि मेरे को इवन नंबर मिलेगा। तो फिर मैं इवेंट का कॉन्सेप्ट सोचूंगा कि इवेंट नंबर कब होता है, 2 नंबर जुड़ेगा, इवेंट कब होता है, दोनों ऑड, हाँ दोनों ऑड होगा तो भी इवेंट आएगा, या दोनों इवेंट होगा तो भी इवेंट आएगा। आया समझ में? इसका मतलब ई निकालते समय मेरे को इस चीज का पर ध्यान देना है कि आई एम सिलेक्टिंग 2 ऑड नंबर्स और आई एम सिलेक्टिंग 2 इवन नंबर्स। आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. Just selection of 2 odd number will give you 3 numbers which are in AP। Because बीच वाला तो हमको सिलेक्ट करना ही नहीं है, that is a fixed। A और C हो गया तो B फिक्स्ड हो गया, B का पास रास्ता नहीं है कुछ। अगर A 1 हो गया,
B7 हो गया, सॉरी A1 हो गया, C7 हो गया, B has to be 4. A अगर 1 हो गया, C अगर 3 हो गया, B has to be 2. तो B को एक्चुअली मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं. B को सिलेक्ट करने के पास मेरे पास रास्ता नहीं है. मेरे को A और C ही सिलेक्ट करना है. एंड A एंड C ही डिसाइड करेगा वो FP में है कि नहीं. बिकॉज A एंड C को अगर ऐड करूंगा तो हमको इवन नंबर मिलेगा ही मिलेगा. ओके, क्योंकि हम नेचुरल नंबर ले रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, समझ में आया सबको? Yes, sir. ओके, चलो पहले हम लोग लिखते हैं. हाँ, एक मिनट बता रहा. अच्छा, यहाँ पे मैं 11 तो नंबर लिया ना, हम देखते हैं कि ऑड कितना तो आता है. 11 नंबर लेंगे तो ऑड नंबर कितना तो आता है. ये ऑड, 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 ऑड और ये ऑड. कितना तो ऑड नंबर आया दिखाई दिया? 6 ठो. तो वो कैसे मिलता है? 11 प्लस 1 बाय 2. 11 प्लस 1 12 बाय 2 6 हो गया. तो इवन नंबर कितना मिला? 11 minus 1 by 2, that is 10 by 2 is equal to 5. हाँ, मतलब 6 ठो मिला ऑड नंबर, 5 ठो मिला इवन नंबर. तो इसमें अगर 2n plus 1 नंबर है तो इवन नंबर कितना ठो होगा? 2n कितना? नहीं, n नहीं होगा. हाँ, इवन बोला. हाँ, राइट, मैं इवन बोला. इवन बोला तो इट विल बी n. और ऑड कितना ठो होगा? चलो, अब सब कुछ समझ में आ गया. हम लोग अभी क्वेश्चन को करते हैं. ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें लिख देते हैं कि सैंपल स्पेस कितना है. ऑलराइट, 3 tickets are drawn from 2n plus 1 tickets. Therefore, n of s is equal to 2n plus 1 C3. ओके, इतना सबको समझ में आ गया. आगे लिखते हैं. As the numbers are to be in FP, as the numbers are to be in FP, okay, let AP share the numbers. Therefore, 2B is equal to A plus C. So, A and C should be both even or both odd. Alright now, B cannot be selected. B cannot be selected as it depends upon value of A and C. क्या मैं समझा पाया पूरा स्टेटमेंट में? Yes, sir. तो फिर n of p लिखते हैं. 2 odd from n plus 1 odd numbers plus 2 even from n plus 1 n even numbers. N even numbers. So that is equal to n plus 1 C2 plus NC2. तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ निकल जाएगा ना अभी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E हो गया
n+1 C2 प्लस nC2 बाय 2n+1 C2। एक्चुअली क्या हो गया 2 ना 3। एक्चुअली ये जो है ना एक फॉर्मूला बन गया। अच्छा हुआ कि हम लोग जनरलाइज करके ले लिए। तो अगर हमको बोल दिया कि 11 नंबर्स आर देयर, 13, 15, 17, 19 कुछ भी है, तो n का जगह में अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट करके निकाल लो क्या है। ठीक है, तो 13 नंबर है तो n का वैल्यू कितना आएगा? अगर हमको बोल n इज इक्वल टू हाउ मच? सर क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि अगर यहाँ पे तो 2n+1 नंबर दिया है ना, मैं अगर पूछूंगा तुम बोलूंगा कि 30 नंबर आ दिया, तो फिर n का जगह में क्या लिखोगे? क्योंकि ये तो फॉर्मूला बन चुका है 6 आएगा, n का जगह में 6 आ जाएगा। तो 2n+1 13 है तो n का जगह में 6 आ गया, तो इसमें डायरेक्ट पुट कर दोगे, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, चलो ये सवाल काफी आसान है ना, खाली 3 चैप्टर बीट है लेकिन काफी आसान है सवाल। ये हमारा कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड करके है ये सवाल। जल्दी जल्दी करते हैं इसको। क्या बोला है कि कमिटी ऑफ 6 पर्सन इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम 7 जेंटलमैन एंड 5 लेडीज। जल्दी जल्दी करते हैं यहाँ पे इसको। ओके, दिया है हमको कितना 7 जेंटलमैन एंड 5 लेडीज। ओके, मतलब कितना हो गया टोटल 12 पर्सन्स। 12 पर्सन से हमको क्या बनाना है? कमिटी ऑफ 6 पर्सन बनाना है। तो n ऑफ s कितना हो जाएगा 12c6। आई होप सबको समझ में आया। ठीक है, यस सर। अभी टे बोला है कि एग्जैक्टली 2 लेडीज, ई बोला है क्या एग्जैक्टली 2 लेडीज। तो हमको समझ में आ गया कि ये जो क्वेश्चन बोला है आधा अधूरा बोला है, पूरा क्या होना चाहिए 2 लेडीज 4 जेंटलमैन, है ना, क्योंकि कमेटी में तो 6 मेंबर का ही कमेटी 6 मेंबर ही आना ही है। तो ये क्वेश्चन में आधा अधूरा चीज बोल के छोड़ दिया, तो हमको समझ जाना है कि यहाँ पे 2 लेडीज और 4 जेंटलमैन होगा, क्योंकि 6 जन तो आना जरूरी हो जाएगा। तो फिर n ऑफ p का वैल्यू हो जाएगा हमारा कितना, जल्दी जल्दी हम लिख सकते हैं 2 लेडीज से 5 लेडी में से तो 5c2 और 4 जेंटलमैन है 7 जेंटलमैन से 7c4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ p इज इक्वल टू 5c2 into 7c4 divided by 12c6। किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं तो हम आगे क्वेश्चन जाएंगे। नो सर। अब काफी आसान है, ये कॉम्बिनेशन का बेसिक कांसेप्ट है। तो बिट बी बोला है क्या नो लेडी एटल, बिट बी। ई का वैल्यू बोल दिया है क्या नो लेडी एटल। नो लेडी एटल बोल दिया मतलब ये फिर से आधा अधूरा बोल दिया कि समझो, तुम खुद से समझो कि इसका मतलब क्या बोल रहा है। तो नो लेडी एटल का मतलब क्या हो गया 6 जेंटलमैन हो जाएगा, क्योंकि 6 जन का तो चाहिए कमिटी। तो n और p का वैल्यू हो जाएगा कितना 7 जेंटलमैन है, तो इसमें से 6 जेंटलमैन मैं ले सकता हूँ 7c6 वेज में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ p हो गया 7c6 डिवाइडेड बाय 12c6। ये क्वेश्चन में मैं ज्यादा नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि कॉम्बिनेशन का बेसिक क्वेश्चन है ये। सी बोला है कि एटलीस्ट 1 लेडी। चलो एटलीस्ट 1 लेडी में हमको क्या करना पड़ेगा, काफी सारे केसेस लेना पड़ेगा। एटलीस्ट 1 लेडी में हमको क्या करना पड़ेगा, काफी सारे केसेस लेना पड़ेगा। व्हाट आर द केसेस? 1 लेडी 5 जेंटलमैन, 2 लेडी 4 जेंटलमैन, 3 लेडी 5 जेंटलमैन, 3 जेंटलमैन, 4 लेडी एंड देन 1 जेंटलमैन, 2 जेंटलमैन, 5 लेडी 1 जेंटलमैन एंड उसके बाद 6 लेडीज तो है नहीं, लेडीज तो 5 तक है, तो इतना तक ही हमको लिखना पड़ेगा। बट सो मेनी केसेस आर देयर, 4 या 5 केसेस इसमें आ गया। तो ये सब केस हम क्यों करेंगे, हम इसमें कॉम्प्लीमेंट का यूज कर सकते हैं। तो ये वर्ड देखोगे ना एटलीस्ट और एटमोस्ट जब देखोगे तो उसमें कॉम्प्लीमेंट का केसेस सोचना पड़ेगा हमको, सोचने से जल्दी हो जाएगा वो। ठीक है, एटलीस्ट 1 लेडी लिख लेते हैं। बिट सी ई बोल दिया हमको एटलीस्ट 1 लेडी। एटलीस्ट 1 लेडी। ओके, तो हम ईडास लिखेंगे नो लेडी। अगर नो लेडी है तो वो तो हम निकाल चुके हैं इसका पिछला बिट में।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश हम निकाल चुके हैं इसका पिछला बिट में 7c6 by 12c6। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वो निकल के आ गया 1 माइनस 7c6 by 12c6। ओके, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आराम से इस क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट बिट बोला है कि लेडीज आर इन मेजॉरिटी, लेडीज आर इन मेजॉरिटी। तो लेडीज आर इन मेजॉरिटी का मतलब हो गया क्या, लेडीज ज्यादा है। तो लेडीज ज्यादा है तो हमारा क्या क्या केस बन सकता है इसमें, जरा सोच के बताओ। व्हाट आर द केसेस दैट मे कम? 4 to 5 1. हाँ 4 to 5. ठीक ठीक। तो 4 लेडीज 2 जेंटलमैन और 5 लेडीज 1 जेंटलमैन। काफी आसान सा सवाल है ये। तो एन और पी का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। लेडीज से 5 से 4, जेंटलमैन है 7c2 प्लस लेडीज से 5c5 इंटू 7c1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी निकल जाएगा 5c4 इंटू 7c2 प्लस 5c5 इंटू 7c4 डिवाइडेड बाय कितना हो गया हमारा 12c6। 7c1. हाँ 7c1। ओके, तो अच्छा लग रहा है कि नहीं चैप्टर? Yes sir. बोर हो रहा है नहीं तो चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये भी काफी आसान सा क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन सा बेसिक कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चन है हमारा। ओके, तो क्या है कि बैग कंटेन 6 व्हाइट 4 रेड एंड 10 ग्रीन बॉल्स। ये बैग है मान लेते हैं। ये बैग का अंदर क्या क्या बॉल है वो बता रहा है। ये बैग है, इसका अंदर बता रहा है कि क्या क्या बॉल है। क्या क्या बॉल है? 6 व्हाइट, 6 तो व्हाइट बॉल है। ऑलराइट, उसके बाद बोला है कि 4 रेड, 4 तो रेड बॉल है। और क्या बता रहा है कि 10 तो ग्रीन बॉल है, 10 ग्रीन बॉल्स। दैट्स ऑल, दिस इज गिवन। और हमको पूछा है क्वेश्चन में कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट और से कुछ तो निकालने के लिए बोला है ना। हाँ, 2 balls are drawn at random। एक्सपेरिमेंट ये है कि 2 balls are drawn at random, 2 बॉल हम निकाले इसमें से। तो टोटल बॉल्स कितना तो है 20 बॉल्स। 20 बॉल में से 2 बॉल हम निकाले तो फटाफट निकल जाएगा। ओके, टोटल बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स is equal to 6 plus 4 plus 10 is equal to 20। खत्म। ओके, 2 balls are drawn। So n of s हो गया हमारा 20c2। क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, आसान सा एकदम है, लेकिन एग्जाम में कभी कभी आता है ऐसे क्वेश्चन। ओके, स्कूल का एग्जाम में जो। तो बिट ए क्या बोला है? बोथ ग्रीन। बिट ए क्या बोला है? बोथ ग्रीन। ई हो गया हमारा बोथ ग्रीन। तो हमको पता है कि हम जब भी निकालते हैं प्रोबेबिलिटी तो इवेंट में हम क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। तो हम ग्रीन बॉल खोजेंगे, ग्रीन बॉल में से 2 तो ग्रीन बॉल निकालेंगे। ग्रीन बॉल हमारा 10 तो है, तो इट कैन बी डन इन 10c2s। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ P निकल गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ P इज इक्वल टू 10c2 बाय 20c2। ये एक्चुअली में काफी छोटा भी, हम चाहेंगे तो वैल्यू निकाल लेंगे। 10 into 9 by 2 45 होता है ये। दिस इज 45। ये हो गया 20 into 19 by 2 दैट इज 190। ओके, फिर उसको और काटोगे तो काट लेना। बिट बी क्या बोला है हमको? बिट बी क्या बोला है? बोथ आर ऑफ सेम कलर। अच्छा बता मेरे को, बोथ आर ऑफ सेम कलर। मैं थोड़ा लॉजिक इसमें सुनना चाहता हूँ तुम लोगों से, क्या बोल क्या रहा है? बोथ आर ऑफ सेम कलर, इसका क्या मतलब होगा? सर दोनों व्हाइट हो सकते हैं, दोनों रेड हो सकते हैं और दोनों ग्रीन हो सकते हैं। वेरी गुड, बोथ आर ऑफ सेम कलर। तो दोनों व्हाइट या फिर दोनों रेड या फिर दोनों ग्रीन। ठीक है, सेम कलर मतलब इसमें हमारा हो गया क्या? 2 रेड और 2 व्हाइट। 2 व्हाइट पहले दिया था,
और 2 क्या ग्रीन। चलो मैं इसमें कॉमा दे दिया, मतलब एंड हो गया, मैं स्लैश दे दे रहा हूँ, दिस और दिस और दिस हो गया। तो इसमें से हमको n ऑफ e का वैल्यू पता चल गया। दिस इंप्लाइज n ऑफ e इज इक्वल टू, और मतलब प्लस है, और का मतलब प्लस होता है, तो प्लस हो गया तो 6c2 और बोले से 4c2 प्लस 10c2, 6c2 15 हो गया, ये हो गया 6 और वो हो गया 45। So that is coming to be 66. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E हो गया हमारा 66 by 190। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। बोथ आर ऑफ सेम कलर, अच्छा बोथ आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। बिट सी समझाओ मेरे को, बोथ आर ऑफ डिफरेंट कलर, both are of different color। समझाओ मेरे को। सर एक वाइट एक रेड या एक रेड एक ग्रीन। चलो ठीक है, वेरी गुड। तो ये हो सकता है क्या, 1 व्हाइट 1 रेड और 1 व्हाइट 1 ग्रीन और 1 रेड 1 ग्रीन। वेरी गुड। तो अभी हम n ऑफ p लिख लेंगे, कितना दिया है, n ऑफ p लिखेंगे तो व्हाइट ग्रीन व्हाइट 6 हो गए। तो n ऑफ p का n ऑफ p का वैल्यू आ गया हमारा 6c1 into 4c1 प्लस व्हाइट 6c1 into 10c1 प्लस 4c1 into 10c1, जो कि मिला हमको कितना, 6 into 4 24, ये 6 into 10 60 और 4 into 10 40, तो ये मिल गया हमको 124। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E का वैल्यू हो गया हमारा 124 डिवाइडेड बाय 190। तो आई होप सबको समझ में आ रहा है आराम से, ये सब चीज काफी आसान चीज तो है। नो रेड बॉल सेट ऑल। अच्छा नो रेड बॉल बोला है, इसका मतलब क्या हो गया, 2 बॉल जो हम ड्रॉ कर रहे हैं उसमें रेड बॉल नहीं है, तो रेड बॉल के बारे में भूल जाएंगे। रेड बॉल इसमें है, इसके बारे में भूल जाएंगे। तो हम सोचेंगे कि हम 16 बॉल में से 2 बॉल ड्रॉ किए हैं, है कि नहीं। नो रेड बॉल का मतलब रेड को के बारे में भूल जाओ, बाकी 16 में से हम 2 ड्रॉ किए हैं। तो बिट डी हो गया क्या, नो रेड बॉल्स, नो रेड बॉल्स। सो n ऑफ e हो गया 2 बॉल्स, या फिर यहां पे लिख सकते हैं 2 बॉल्स फ्रॉम रिमेनिंग 16। 2 डबल हम ड्रॉ करेंगे रिमेनिंग 16 से, एंड दिस कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज, 16c2। ओके, 16c2 का वैल्यू भी निकल जाएगा, 16 into 15 by 2, तो ये हो गया 120। आई थिंक इट इज कमिंग 120। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E का वैल्यू हो गया 120 by 190। तो इसको कैंसिल जो करना है कर लेना। एटलीस्ट 1 व्हाइट बॉल, एटलीस्ट 1 व्हाइट बॉल में हम क्या करेंगे, 1 व्हाइट बॉल, बाकी 1 कुछ भी बॉल ले लेंगे, फिर 2 व्हाइट बॉल, ये 2 केस लेंगे। वो ज्यादा नहीं है, कर सकते हैं, नहीं तो माइनस करके भी कर सकते हैं, बट 2 केसेस आर कमिंग, दैट्स व्हाई डायरेक्ट लेने से भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें भी तो माइनस करना पड़ेगा, फिर वो भी थोड़ा बड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। बिट डी ई एटलीस्ट 1 व्हाइट बोल रहा, क्या बोल रहा है, हाँ व्हाइट बोल रहा है, एटलीस्ट 1 व्हाइट बॉल। तो हम क्या करेंगे, 1 व्हाइट 1 अदर और 2 व्हाइट, दैट्स ऑल। तो n ऑफ p का वैल्यू हम लिख लेंगे कितना, फिर 1 व्हाइट, व्हाइट कितना 6 तो है, तो 6c1 into
14C1 plus 2 white, 6C2. That's all. ये 6 into 14, 84 हो गया. 6C2 का वैल्यू होता है 15. तो मतलब it is giving you 99. तो probability of E is equal to 99 by 190. Okay.